नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के में किसी भी एग्जाम के लिए या यूपी के समस्त एग्जाम के लिए यूपी जीके कितना इंपॉर्टेंट है, इसी क्रम में आज हमारी 4th क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी सिलेबस के बारे में। सेकंड क्लास में हमने चर्चा की उत्तर प्रदेश के नामकरण, राजधानी परिवर्तन तथा बारीक इतिहास के बारे में। थर्ड क्लास में या कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। इनमें से किसी भी क्लास को जानना है तो ये प्लेलिस्ट लगी हुई है जहां पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। पर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के लिए। प्रकृति ने प्राकृतिक तौर पे इसको किन भागों में विभाजित किया गया, इस विषय में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास के जस्ट बाद आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिलेगी और थोड़ी देर में शाम तक इसके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पीडीएफ ये सभी चीजें आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक नंबर है 9889057000। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप कनिष्क सहायक की तैयारी करें तो कनिष्क सहायक लिख के भेज दीजिएगा। अगर आप लेखपाल की तैयारी करें तो लेखपाल लिख के भेज दीजिएगा। यूपी पुलिस की तैयारी करें यूपी पुलिस लिख के भेज दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि इन सभी एग्जाम से संबंधित जितने भी पीडीएफ्स रहेंगी वो सभी आप लोगों को मिल जाया करेंगी। अब चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारा भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश को किन भौतिक विभाजों में बांटा गया। आज की क्लास को चर्चा करने के लिए हमारे पास 3 की फैक्टर्स आएंगे। सबसे पहले जो भारत में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, या उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। आज से कुछ वर्षों पहले की बात है कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग होता था तब उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, वर्तमान समय में स्थिति क्या है, इनकी फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करें, मैं मैप कितना अच्छा बना पाता हूँ ये मैं पहले देख लेता हूँ एक बार। कल वैसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये ठीक है। बहुत परफेक्ट नहीं बना पर हाँ मान लेते हैं ये। उत्तर प्रदेश का ग्लोब में स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, इसके अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ग्लोब में अगर अक्षांशीय विस्तार इसका पूछ ले तो आपको याद रखना है 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और इस विस्तार क्रम में आप ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे डिग्री भी पूछ लेता है, कुल कितने डिग्री का, 7 डिग्री 36 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट तक है। और इसका देशांतरी विस्तार अगर आपसे पूछ लेता है तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट तक है। 84 डिग्री 38 मिनट तक है। अब अगर इनके बीच का डिफरेंस निकालें तो इनके बीच का डिफरेंस याद रखिएगा 7 डिग्री 9 मिनट का डिफरेंस आता है। 7 डिग्री 9 मिनट का डिफरेंस आता है क्या ये है पूर्वी देशांतर। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय देशांतर व पूर्वी देशांतर कंफर्म हो कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, पूर्वी देशांतरी विस्तार क्या है। 7 डिग्री 5 मिनट 5 मिनट इस तरह से नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। जब कभी भी डिग्री के बाद मिनट लगाते हैं तो हम लोग 05 करके लिखते हैं। मैं 2 बार नहीं लिख पाता हूँ क्या था आपका 77 डिग्री 05 मिनट, इस तरह से आप लिखेंगे। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कंफर्म, देशांतरी विस्तार खत्म। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश की पूर्व से लेके पश्चिम तक क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, और उत्तर प्रदेश के उत्तर से लेके दक्षिण तक क्या है। ये चीज आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल की क्लास में देखिए उत्तर प्रदेश के अगर भौतिक विभाजन के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर हम लोगों को हिमालय मिल रहा होगा। जब हिमालय इस तरह से विभाजित, देखिए सबसे पहली चीज एक बात मन में ध्यान रखिए किसी भी क्लास को पढ़ने से पहले, जब कभी आप प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो प्रकृति कभी भी बाउंड्रीज को नहीं मानती है। ऐसा नहीं कि हिमालय नेपाल से प्रारंभ होता है तो नेपाल में समाप्त हो जाता है। हिमालय धीरे 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 स्लोप लेता है। इस तरह से हिमालय की चोटी है, अभी डायरेक्ट आगे एंड नहीं होगी, ये एकदम स्लोपली रहेगी, धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहेगी। हल्की हल्की इसकी ऊंचाई कम होगी, एक बार डायरेक्ट ऊंचाई खत्म नहीं होगी। नदियां भी एक क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं तो वो कभी देश या राज्य की सीमा नहीं देखती, वो किसी भी देश या राज्य में प्रवेश कर सकती हैं। वो अपने बहाव के क्षेत्र को ही ध्यान रखती हैं।
आप इसी तरह से हिमालय के बारे में ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का बात क्या है, अगर यूपी की चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश है क्या, हिमालय की तलहटी में विभाजित है। हिमालय की तराई क्षेत्र से लेके गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है। उत्तर प्रदेश में क्या है, हिमालय का जो तटीय क्षेत्र है, एकदम तराई वाला क्षेत्र है, यहां से भी प्रारंभ होता है और इसके साथ साथ यहाँ पे गंगा और यमुना का दोआब, गंगा यमुना को उपजाऊ मैदान मिलता है। और नीचे जाके बुंदेलखंड के पहाड़ भी हमें देखने को मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश का विभाजन क्या है, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले एक की जो हिमालय का ऊंचा क्षेत्र मिला, समतल क्षेत्र मिला, और नीचे फिर से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं मध्य प्रदेश के पास के। तो ये तीनों क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पहाड़ों के बारे में चर्चा करेंगे तो इन पहाड़ों के दक्षिण दिशा में पाया, इन पहाड़ों के उत्तर दिशा में पाया जाएगा और हिमालय के दक्षिण दिशा में पाया जाएगा। और बीच में क्या है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र मिल जाता है। अर्थात उपजाऊ के क्रम में सबसे अच्छी मृदा यहाँ पाई जाएगी, सबसे बेकार मृदा भी यहाँ पाई जाएगी। इस क्रम के बारे में आज की क्लास में पूरा चर्चा होगा। किस तरह से चर्चा होती है अब देखते हैं। सबसे पहले अध्ययन की सुविधा के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मैप बहुत अच्छे बना लेता हूँ, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट मैप तक ही पहुंच जाता हूँ। मैंने मैप लगा रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा मैप बनाया ना, इससे अच्छा नहीं बनता ना। उत्तर प्रदेश को एक काम, चलो डायरेक्ट क्लास में आ जाता है, ठीक है, चलिए ठीक, ये लीजिए, आप लोगों की सुविधाएं खत्म, मेरी भी हेडेक्स खत्म, और मैप भी यहाँ बने बना मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करें तो क्षेत्रफल के बारे में कल ही चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या 93,030 वर्ग मील है। अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्लोब में स्थिति क्या है, ग्लोब में स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक है, जिसके क्रम में इसका विस्तार रहता है 7 डिग्री 36 मिनट का इसका विस्तार रहता है। अगर पूर्वी देशांतर या देशांतरी विस्तार के बारे में चर्चा करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक है, और ये कितना होता है 7 डिग्री 9 मिनट का यहाँ पे विस्तार होता है, 60 डिग्री 9 मिनट का इसमें विस्तार है। अब ग्लोब में स्थिति कंफर्म हो गई। अब हम लोग इसके विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन किस आधार पर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को प्रमुख तौर पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला भाग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला भाग कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला भाग है उत्तर का भंवर व तराई का मैदान। सही चला ना, ठीक है, एक सेकेंड, देयर इज एन इशूज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश को अगर अध्ययन के आधार पर चर्चा करें, अध्ययन के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग कौन सा, इसका पहला भाग रहेगा उत्तर में भंवर व तराई का क्षेत्र, उत्तर में भंवर व तराई का क्षेत्र, भंवर व तराई का क्षेत्र। सेकंड नंबर पे ध्यान रखिए, जब भंवर व तराई का क्षेत्र हो गया फिर ये क्षेत्र बचेगा मैदानी भाग, इसको क्या बोलेंगे, मैदानी भाग। मैदानी भाग के बाद क्या पड़ेगा, दक्षिण में पठार भाग या दक्षिण के पठारी भाग। अब इसके बाद भंवर व तराई के क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया जाएगा, यहां से फिर अध्ययन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन से हैं, भंवर व तराई का क्षेत्र, सेकंड मैदानी क्षेत्र, थर्ड नंबर क्या, दक्षिण का पठार। जैसे हम लोगों ने देखा था हिमालय की तलहटी या हिमालय की तराई के क्षेत्रों में से प्रारंभ होता है, गंगा यमुना का दोआब मिलता है, इसी दोआब को, गंगा यमुना जो उपजाऊ क्षेत्र है, इसी को अध्ययन के आधार पर मैदानी भागों में बांटा जाता है। फिर इसके बाद गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र के बाद नीचे पहाड़ मिल जाते हैं जो मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के पठारी भागों का छाप है, या मध्य प्रदेश के पठारी भागों का निम्नतम प्रारूप उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। हिमालय के पहाड़ का निम्नतम रूप भी उत्तर प्रदेश में देखना पड़ता है। हिमालय के पहाड़ से अध्ययन करेंगे तो दक्षिण दिशा में, दक्षिण के पहाड़, ये मध्य प्रदेश के पहाड़ों की चर्चा करें तो यहां से उत्तर दिशा में मध्य का क्या भाग है, मध्य का उपजाऊ मैदान है। उत्तराखंड के गठन से परिसूप, अरे हटाओ ये कोई जरूरी नहीं। अब उत्तर प्रदेश के 3 भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन से, उत्तर में भंवर व तराई के मैदान, मैदानी भाग व दक्षिण के मैदानी भाग। अब सबसे पहले भंवर व तराई के क्षेत्रों के बारे में चर्चा करिए, भंवर व तराई का क्षेत्र है क्या। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन के बारे में ध्यान रखिए। भंवर व तराई का क्षेत्र होता क्या, देखिए सबसे पहले एक फ्लो क्रम के बारे में चर्चा करें, यहां से हटिए अपने बोर्ड पे हम लोग एक फ्लो क्रम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे ये कोई नदी निकली, ये नदियां निकल रही हैं, और ये नदियां कहां से निकल रही हैं, ये नदियां अभी निकलेंगी पहाड़ से। जब पहाड़ से निकलते समय सबसे पहले ये प्रारंभ होंगी, तो प्रारंभ में इसमें मोटे मोटे कण होंगे। किसके कण होंगे, ये बालू के कण होंगे, ये पत्थरों के टूटे हुए पार्ट्स होंगे, और धीरे धीरे ये
स्टार्टिंग में जब पत्थरों का लोड ज्यादा होगा, ये धीरे धीरे जाके छोटे छोटे होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे। अब देना ध्यान से देखिएगा क्या होता है, नदियां पहाड़ व बालू जो बड़े बड़े कण हैं यहाँ पे छोड़ देंगी, फिर थोड़ा आगे आगे इसके महीन कण भी छोड़ जाएंगे। उसके बाद इसमें फ्लो दो तरह से होगा। एक क्या है, कहाँ जहां पे नदी रेगुलर आएगी, कभी कभी बाढ़ आने पे भी नदी चली जाएगी, ये क्रम है। जहां पर कंकड़ ज्यादा पाए जाएंगे, मोटे कंकड़ पाए जाएंगे, यहाँ पे नदियां क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। पहाड़ों का ढेर लग गया, नीचे से नदी बह रही है, मतलब यहाँ नदियां क्या हो जाएंगी, यहाँ नदियां लुप्त अवस्था में हो जाएंगी। इसलिए इसे हम लोग बोल देंगे भंवर का क्षेत्र। यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, यहाँ भंवर उत्पन्न हो गया, पूरी तरह चीजें गायब हो गई। भंवर का क्षेत्र क्या है, नदियों द्वारा लाए गए बड़े अवक्षेपों से बनी हुई मृदा, वह भूमि जहां पर नदी बड़े बड़े कर लाके छोड़ दी, और जिस वजह से नदी अब उनके नीचे से बह जाती है और वहां पे नदी विलुप्त अवस्था में रहती है, ऐसी जगह को क्या बोलेंगे, इस जगह को बोलेंगे भंवर का क्षेत्र। जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हट गए तब आएंगे महीन कण या हल्के हल्के छोटे कण। जब कभी छोटे और महीन कण जहां पे रहेंगे, यहाँ पे मृदा क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, मृदा में सारे पोषक तत्व हो जाएंगे और यहाँ नदियां फिर से दिखने लगेंगी, क्योंकि कंकड़ों का आकार छोटा है। इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे तराई का क्षेत्र। अब हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं, ठीक है। फिर आगे धीरे धीरे क्रम में परिवर्तन होता रहेगा। पहले देखते हैं भावर व तराई क्षेत्र क्या है। भावर का क्षेत्र क्या है, ये पश्चिम में सहारनपुर से लेके पूर्वी कुशीनगर तक फैला हुआ है। भावर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में उत्तर में, और तराई का क्षेत्र भावर के ठीक दक्षिण में होता है। भावर का क्षेत्र क्या है, शिवालिक हिमालय के समांतर फैला हुआ है, जिसमें कंकड़ पत्थर व चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। नदियां यहाँ आके विलुप्त हो जाती हैं। नदियां क्यों विलुप्त हो रही, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों व कंकड़ों का आकार बड़ा था और वो लगातार एक दूसरे के ऊपर एकत्र होते रहे। इस वजह से नदियां उनके नीचे से फ्लो हो रही, ऊपर नदियां नहीं दिख रही, तो नदियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। भावर का क्षेत्र कहाँ बना, हिमालय पे या पर्वतों से टूटे हुए पत्थरों के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ, और यहाँ पत्थरों का आकार बड़ा था अपेक्षाकृत। फिर धीरे धीरे इन्हीं पत्थरों का आकार छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो नदियां ऊपर की ओर दिखने लगेंगी, क्षेत्र उपजाऊ हो जाएगा। क्या कंकड़ों में कोई मृदा उपजाऊ हो सकती है, ऐसी स्थिति में नहीं होगी, तो यहाँ के क्या, यहाँ मृदा अनुपजाऊ होगी, नदियां विलुप्त हो चुकी होंगी, क्षेत्र कम उपजाऊ होगा। क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपके यूपी के एग्जाम में। बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी। इसकी चौड़ाई क्या है, पश्चिम में थोड़ा चौड़ा होता है, लगभग 34 किलोमीटर तक, और पश्चिम में सहारनपुर और उत्तर में कुशीनगर तक फैला हुआ है। ये पूर्व में आते आते संकरा होता जाता है और अत्यंत संकरा बसता है। पश्चिम में इसकी आकार ज्यादा होगा, पश्चिम में पूर्व में आते आते इसका आकार संकरा हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र क्या है, ये भंवर के जस्ट समांतर रहेगा। भंवर के दक्षिण में नमीयुक्त दलदली क्षेत्रों को तराई का क्षेत्र कहते हैं। नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। कहानी याद रखो, ऊपर से चलिए बड़ी बड़े कंकड़ थे, जब बड़े बड़े कंकड़ थे तो इस स्थिति में नदियां क्या हुई, कंकड़ों के नीचे से बहने लगी और नदियां विलुप्त हो गई। जब बड़े कंकड़ रहेंगे तो मृदा अनुपजाऊ हुई, नदियां विलुप्त हो गई, क्षेत्र क्या कहलाएगा, भंवर यहां उत्पन्न हो गया। तराई का क्षेत्र क्या है, कंकड़ों का आकार सूक्ष्म हो गया, नदियां पुनः प्रकट हो गई, क्षेत्र उपजाऊ हो गया। चौड़ाई कितनी रहेगी, 80 से 90 किलोमीटर, यह मैक्सिमम क्षेत्र में होता है। यहाँ पे अधिकतर मात्रा में कृषि उपजाऊ होती है, जूट की खेती। विस्तार क्षेत्र याद रखिएगा, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, महाराजगंज, खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, शिवालिक की टुंडला श्रृंखला पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का निर्माण करती है। इस बात को पॉइंट याद रखिएगा। अब चर्चा करते हैं हम लोग मैदानी भाग के बारे में। अच्छा, मैदानी भाग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने उसी बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि मैदानी भाग क्या होता है। देखिए मेरा बोर्ड खुल जाए। अब देखो हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, अब आ गया मैदानी भाग में। मैदानी भाग में क्या है, जगह समतल है। क्या है, जगह समतल है, नदियां अपने फ्लो में आ रही हैं। पहले क्या था, आज से कुछ वर्षों पहले नदियां जिस भी रास्ते से होकर गुजरेंगी वहां पे कुछ कुछ महीन बालू के कण छोड़ देंगी। कंफर्म है ना, नदी का जल तो इतना साफ होगा नहीं, जहां से होकर गुजरेंगी वहां बालू कण छोड़ देंगे। साल दर साल दर साल ये बालू के कण बड़े और एक ढेर इकट्ठा और ढेर इकट्ठा होता जाएगा, तो ये जगह ऊंची हो जाएगी। जब ये जगह ऊंची हो जाएगी तो यहाँ पे अब तो जल नहीं जाएगा, जल दोबारा से एक दूसरी रास्ता तैयार कर लेगा, और यहाँ पे जल का प्रवाह क्या होगा, यहाँ का जल प्रवाह तो ज्यादा होगा परंतु यह अपेक्षाकृत निचाला क्षेत्र होगा। ये जो ऊंची और पहले की जगह थी, ये जगह क्या होगी, उपजाऊ होगी, परंतु धीरे धीरे इसमें उपजाऊपन कम होता जा रहा होगा। नदियों द्वारा लाया गई मिट्टी है, परंतु ये पहले उपजाऊ थी, अब धीरे धीरे इनको उपजाऊ में कमी आ रही होगी। और जहां से नदी
दोबारा रास्ता बना, इस रास्ते में क्या रहा, इस रास्ते में अब नए मिट्टी आ रही होगी। जो पुरानी मिट्टी जहां आ रही है, जहां पर भी पुरानी मिट्टी आ रही, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जलोढ़ मृदा। क्या बोलेंगे, जलोढ़ मृदा। और जो नई मिट्टी आ रही है इसको हम लोग खादर मृदा बोलेंगे। या खादर मृदा क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो खादर क्षेत्र और जलोढ़ क्षेत्र। अब हम लोग मैदानी भागों को ध्यान से देखते हैं। मैदानी भाग क्या, भंवर व तराई के क्षेत्र के ठीक स्थिति होती है। क्या है, समतल व उपजाऊ मैदान, इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं। यह क्षेत्र गंगा यमुना या उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाए गए, बहाकर लाए गए काप कीचड़ व बालू के निक्षेप से बना हुआ है। नदी चली, बड़े पत्थर जहां थे, नदियां अंदर हो जाएंगी, बड़े पत्थर लगातार एकत्र होते रहेंगे। और यह क्षेत्र क्या है, भंवर का क्षेत्र। कड़ों का आकार निम्न हुआ, तराई का क्षेत्र। तराई के बाद मृदा, नदी पहले कहीं फ्लो हो रही थी, जिस जगह पे पहले फ्लो हो रही थी वहां पे मृदा इकट्ठा होती गई। अब वो जगह ऊंचा हो गया तो नदी ने क्या किया, एक दूसरा रास्ता बना लिया। जो दूसरा नया रास्ता बनाया, ये रास्ता क्या करेगा, खादर क्षेत्र। जो पुराना रास्ता था उसे क्या बोलेंगे, जलोढ़ क्षेत्र। पुराने रास्ता उपजाऊ था, पर पहले धीरे धीरे इनके उपजाऊपन में कमी आ रही, क्योंकि नई बाढ़ नहीं आ रहा, नई मृदा नहीं आ रही। नया क्षेत्र जो बना है खादर क्षेत्र, इसमें नई मृदा आ रही, इस वजह से ये धीरे धीरे उपजाऊपन इसका बढ़ता रहेगा। इस मैदानी क्षेत्र को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा जाएगा, खादर क्षेत्र व बांगर क्षेत्र। खादर क्षेत्र क्या है, नदी के पास वाला क्षेत्र जहां लगातार बाढ़ आती रहती है, लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण मृदा का नवीनीकरण हो जाता है, ऊंचाई बांगर क्षेत्रों से कम होता है, गन्ना चावल गेहूं इत्यादि इसमें बहुत अच्छे रूप से उगता है। बांगर क्षेत्र क्या है, नदी से दूर वाला क्षेत्र, जहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी नवीनीकृत नहीं हो पाती। यहां नदी पहले प्रवाहित होती थी, परंतु धीरे धीरे कालांतर में समय परिवर्तन के साथ साथ यहां पे अब नदी प्रवाहित नहीं हो पा रही है। अब नदी ने अपना मार्ग बदल लिया है। ये प्रदेश मैदान में ऊंचाई वाले क्षेत्र पर है, कंकड़ भूरे होते हैं, ये मोटे कड़ के पाए जाते हैं। इसमें नदी कब बहती थी ये ध्यान रखिएगा, ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्लेस्टोसिन काल में यहाँ पे नदी का प्रवाह होता था। ये कण कम उपजाऊ होते हैं। और अब चर्चा करते हैं क्षेत्रीय आधार पर गंगा के मैदान को। अब ये जो गंगा का, हम लोगों ने अभी गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र देखा जिसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इसी मैदानी क्षेत्र को गंगा यमुना का दोआब, रोहेलखंड का मैदान, अवध मैदान व पूर्वांचल मैदानों के बारे में भी विभक्त किया जाता है। ये सीमा रेखा द्वारा विभाजित किया गया। सीमाएं हम लोगों ने बनाई है, ये नदियों द्वारा क्षेत्र नहीं, नदियों द्वारा केवल वो क्षेत्र बनाया गया। अब गंगा यमुना का दोआब क्या है, गंगा यमुना दोआब का मतलब क्या है, पश्चिम में सहारनपुर रहेगा और पूर्व में प्रयागराज। ऊपरी दोआब किसे कहेंगे, ऊपरी दोआब सहारनपुर से बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाएगा। मध्य दोआब अलीगढ़ से कन्नौज और औरैया का क्षेत्र कहलाएगा। निम्न दोआब क्या है, कानपुर से प्रयागराज का क्षेत्र। रुहेलखंड के मैदान के बारे में चर्चा करें, देखिए ये सीमाएं हम लोगों ने स्थानांतरित की। जो चीजें हम लोगों ने बनाई है वो याद करनी पड़ेंगी। जो प्रकृति द्वारा निर्मित है वो हम लोगों को अपने आप समझ के याद हो जाएगा, नाम याद करने हैं, याद रखो। रुहेलखंड के क्षेत्र का है अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत इत्यादि। उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम में विभाजित किया जाएगा। अवध के मैदान के बारे में चर्चा करें, अवध का मैदान क्या है, गंगा यमुना का दोआब, उत्तर में इसके रुहेलखंड का मैदान रहेगा, उत्तर पश्चिम में उत्तर तराई मैदान व पूर्वांचल के बीच में। क्षेत्र कौन सा, अवध के मैदान में हरदोई, सीतापुर, लखनऊ और अयोध्या, अमेठी और सुल्तानपुर। पूर्वांचल के मैदान के बारे में चर्चा करें तो पूर्वांचल के मैदान में रहेगा जौनपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर। प्रमुख नदियां राप्ती, खादर, सरयू। अब चर्चा करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में। देखो हमने अभी जैसे कि पढ़ा था, अपने दक्षिण में क्या है, बुंदेलखंड का, ये सॉरी अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या है, उत्तर प्रदेश को उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में बुंदेलखंड के पठार है। बुंदेलखंड के पठारों का शीर्ष भाग उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसका शीर्ष भाग मध्य प्रदेश वगैरह में है, परंतु इसका जो निम्नतर भाग है वो कहाँ है, दक्षिण में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में। आप इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का जो पठार है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है तथा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के पहाड़ के उत्तर में स्थित है। और क्वेश्चन ध्यान रखो, यहां पर ऊंचाई लगभग 300 मीटर एवरेज पाई जाती है। कुछ ऐसे स्थान है जहां पे इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक है। ऊंचाई क्या है, 300 मीटर एवरेज है, तथा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे उसकी ऊंचाई 600 मीटर तक हो जाती है। इस भाग को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, ट्रांस यमुना क्षेत्र, क्या है याद रखो, ट्रांस यमुना का क्षेत्र, बघेलखंड, बघेलखंड और क्या है, बुंदेलखंड। ये तीनों क्षेत्र याद रखिएगा, बघेलखंड, बुंदेलखंड और ट्रांस यमुना का क्षेत्र। अब इसको हम लोग मैप पे चलते हैं, कंप्लीट क्लास को फॉर्मेट में पढ़ते हैं। क्लास फॉर्मेट क्या है,
यह पठारी क्षेत्र मध्य के मैदानी क्षेत्र ठीक दक्षिण में स्थित है। इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। यहाँ पे समान ऊंचाई 300 मीटर है तथा कई जगह पे इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक हो जाती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज का मेजा तथा करछाना तहसील चंदौली तक, मतलब झांसी से लेके इसका विस्तार क्रम झांसी से प्रारंभ होता है और ये करछाना चंदौली तहसील तक या चंदौली की चकिया तहसील तक इसका प्रारंभ पाया जाता है। 3 भागों में बांटा गया, ट्रांस यमुना क्षेत्र, बघेलखंड और बुंदेलखंड। अब एक एक के बारे में पढ़ लो। ट्रांस यमुना क्षेत्र क्या है? ट्रांस यमुना का मतलब क्या है? आगरा मथुरा जिले में यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में सम्मिलित है। बंगेलखंड का क्षेत्र क्या है? सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के क्षेत्र में प्रयागराज का दक्षिण पूर्वी भाग बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। बघेलखंड के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सिंगरौली क्षेत्र है और यहाँ सिंगरौली में क्या पाया जाता है? कोयले की खानें पाई जाती है। कोयला उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम कोयला बघेलखंड क्षेत्र से पाया जाता है, बघेलखंड पठार में पाया जाता है, वो भी कहां से? सिंगरौली से। सोन, कर्मनासा एवं बेलन। बुंदेलखंड के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश व एमपी राज्यों में विभक्त करता है। उत्तर प्रदेश यमुना, दक्षिण विंध्य श्रृंखला, उत्तर पश्चिम चंबल और दक्षिण पूर्व चंबा। इसके अंतर्गत क्या है? झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट इत्यादि। बुंदेलखंड के पठार व विंध्याचल पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इनका निर्माण कब हुआ? याद कर लीजिएगा, पॉइंट पूछा जा सकता है। आज के सेशन में हम लोग यही पढ़ेंगे। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में कि यूपी की जलवायु कैसी है। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की यूपी की जलवायु के बारे में कि यूपी की जलवायु कैसी है और ये जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। कृषिक जलवायु कितनी है, कृषि भौतिक मानसूनी जलवायु क्या होती है और कृषिक के तौर पे उत्तर प्रदेश को कितनी जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये हमारे कल के पॉइंट्स रहेंगे। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगता है, अकेले में दोनों अधूरे। और हाँ, दोस्तों को शेयर करिए ताकि हमें पता चल सके आपके सेशन पसंद आ रहा है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।